हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम लोग देखते हैं हैदराबाद की कहानी कि हैदराबाद एज वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक प्रिंसली स्टेट कैसे बिहेव कर रहा था और इसको भारत सरकार ने किस प्रकार से समझाया। क्योंकि प्यार से समझाना तो इसको फेल हो गया था। इट वॉज नॉट रेडी टू साइन। हैदराबाद का इसका लीडर जो था, जो कि आपको दिख रहा है ऊपर, ये मीर उस्मान अली खान, ये निज़ाम था यहाँ का। तो हैदराबाद के अंदर जो शुरू से ही याद रखना आप लोग, अंग्रेज़ी हुकूमत के टाइम पे भी जो रूलर होता था हैदराबाद का, उसके लिए हमेशा एक टर्म यूज़ करी जाती थी, स्पेशल टर्म, निज़ाम। ठीक है, जैसे कश्मीर के अंदर अक्सर आप ये टर्म सुनते होगे, वज़ीर वज़ीर वज़ीर, हाँ। और हैदराबाद के अंदर यूज़ होती थी टर्म निज़ाम। तो हैदराबाद की कहानी जानते हैं हम लोग डिटेल में। हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट जो था, सारी प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा था। ये कंप्लीट तरीके से सराउंडेड था इंडियन टेरिटरी से। कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये हर तरफ से अगर आप ध्यान से देखो, येलो 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 वाले पोर्शन से सराउंडेड है। ये देखो, अब अगर ये कंट्री बन जाती, सोचो ज़रा, जो कि बन भी गई थी, हम इंडिया को कैसे देखते हैं बताओ ज़रा। पूरा येलो येलो का ऊपर का पोर्शन ये, और ये सेपरेट कंट्री। अब क्योंकि ये बड़ा था ना काफ़ी ज़्यादा, देख रहे हैं ये ब्लू पोर्शन काफ़ी बड़ा है, इसको घमंड था बहुत ज़्यादा अपने आप पे, इसके रूलर को, मीर उस्मान अली खान को। कुछ जो पार्ट्स थे पुराने हैदराबाद स्टेट के, आज वो हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र की कुछ कुछ सिटीज़ की फॉर्म में, कर्नाटका की सिटीज़ की फॉर्म में, और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों की फॉर्म में। ये टाइटल कैरी आउट करता था यहाँ का हैदराबाद का रूलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, निज़ाम। और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था, जहाँ तक मेरे को रिकॉल है। ही वॉज द 7th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। निज़ाम हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना चाहता था, यानी कि कंट्री बनाना चाहता था। वो इंडिया के साथ नवंबर 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का समझौता लेकर, एक रिक्वेस्ट लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पास आते हैं, तो ये उनके साथ ना नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करता है साइन। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से इसको कंफ्यूज ना करना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक अलग चीज़ है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है, इसने ना बात को स्टैंड स्टिल पे डाल दिया, यानी कि हॉल्ट पे डाल दिया। इसने कुछ टाइम मांगा, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। नवंबर 19, ध्यान से सुनना, देखना, नवंबर 1947 में इसने टाइम मांगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करके कि हम आपको हाँ या ना नहीं बोल रहे हैं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। और भारत की सरकार के साथ तब तक नेगोशिएशंस जो थी इसकी चल रही थी साइड बाई साइड। अब हुआ क्या, इसने टाइम मांगा, इसी के अब भारत की जो सरकार थी, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तब तक दूसरी रियासतों के साथ मतलब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन वगैरह साइन करने का सोच रहे थे। कश्मीर का इशू कुछ कुछ चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी चल रहा था, दूसरे इशूज़ थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब टाइम होगा तब बता देगा, मतलब वो करके। अब वल्लभ भाई पटेल का फोकस कहीं और चला गया। इस टाइम पर हुआ क्या, हैदराबाद के अंदर एक बात उठी। क्या? मूवमेंट जो थी लोगों की हैदराबाद स्टेट के अंदर निज़ाम के अगेंस्ट, ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई। निज़ाम के खिलाफ, यानी कि प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, धरने, प्रदर्शन, ये सब चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? तेलंगाना रीजन के अंदर जो किसान वर्ग था, वो निज़ाम के रूल से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। सारी की सारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी, निज़ाम की फोर्सेस, यानी कि पर्सनल फोर्सेस उसकी, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था उनका, यहाँ पर लिखा हुआ है, रज़ाकार। ये बहुत ज़्यादा सी जो पर्सनल आर्मी थी, ये क्रूएल लोगों से बढ़ रखी थी। औरतों ने इस निज़ाम के रूल के तहत बहुत ज़्यादा ऑपरेशन सहा था, दबाव। और उन्होंने जो ये पीजेंट्री ने मूवमेंट चलाई, किसान वर्गों के लोगों ने, औरतों ने इसे बड़ी तादाद में ज्वाइन करा। औरतों का ज्वाइन करना एक रीज़न और था इस मूवमेंट को, वो ये था, निज़ाम की जो पर्सनल फोर्सेस हैं रज़ाकार,
ये हिंदू वुमेन का इल्ज़ाम लगता था इनके ऊपर कि उनके साथ बदतमीज़ी करते थे, और कहीं कहीं घटनाएं ऐसी भी थी कि उनका रेप और शोषण तक कर चुके थे। तो हैदराबाद जो टाउन था वो एक ऐसा जगह बन गया जहाँ पर मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा चल रही थी फुल फोर्स के साथ। जो कम्युनिस्ट और जो जो हैदराबाद कांग्रेस थी वो इस मूवमेंट के सबसे ज़्यादा अहम पिलर्स थे। निज़ाम ने करा क्या, अपनी एक पर्सनल मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स रजाकार के नाम से लोगों पर छोड़ दी। मारा गया लोगों को, औरतों के साथ बदतमीजी करी गई, लूटपाट हुई, रेप की घटनाएं हुई, प्रॉपर्टी को हार्म करा गया और लोगों के घरों पे और उनके खेतों पे कब्जा कर लिया गया। ये जो जाती लोगों को सहनी पड़ी, जो औरतों की इज्जत लूटी गई और जो पूरा तहस-नहस हो गया हैदराबाद का स्टेट, रजाकार्स को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने कितनी ज़्यादा बदतमीजी करी। अब हुआ क्या, हैदराबाद के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को और भारत के लीडर्स को अप्रोच करा कि ऐसे ऐसे इसके चंगुल से हमें छुड़ाओ। भारत की सरकार का ध्यान, स्पेशली वल्लभ भाई पटेल जी का ध्यान वापस गया हैदराबाद पे कि यार तूने तो टाइम मांगा था अभी कुछ टाइम पहले, और टाइम दिए गए, पता क्या हो गया था दोस्तों, ऑलमोस्ट 1.5 साल का वक्त हो गया था हैदराबाद को टाइम दिए इस स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट से। पहले तो वो बोलता रहा हम सोच रहे हैं, फिर उसने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करा। तो हुआ क्या, इसकी फोर्सेस के ऊपर इल्ज़ाम ये भी लगते थे कि ये मर्डर करते थे, ये दूसरों को टॉर्चर करते थे, इन्होंने रेप करा हुआ है, लूटपाट करी हुई है, और पर्टिकुलरली ये टारगेट करते थे नॉन मुस्लिम्स को, यानी कि कम्युनल हेट्रेड फैलाने का काम और हैदराबाद को कंप्लीट तरीके से मुसलमान रियासत बनाने का काम चल रहा था हैदराबाद के रूलर मीर उस्मान अली खान निज़ाम के द्वारा, उसकी प्राइवेट फोर्सेस रज़ाकार के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लोगों ने अप्रोच करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कैसे करा, इन्होंने, भारत की सरकार ने अपनी आर्मी भेजी इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए, और नवंबर 1947 में स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करा गया था ना, सितंबर 1948 आया, यानी कि ऑलमोस्ट 11 महीनों के बाद इंडियन आर्मी जो थी वो निज़ाम की फोर्सेस को, अब वो टुच्ची मुट्ठी भर फोर्सेस निज़ाम की, इंडियन आर्मी पूरे भारत की इतनी बड़ी, तो कुछ समय तक दोनों ग्रुप्स के बीच में आमने सामने फाइटिंग चली और निज़ाम की फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आए कौन सी प्रिंसी स्टेट थी जिसको फोर्सफुल तरीके से हमें मर्ज करना पड़ा इंडिया के अंदर प्रिंसी स्टेट्स की, जब ये इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, द आंसर इज हैदराबाद। प्यार से नहीं माना, बगलोली कर रहा था, इतने टाइम से पागल बना रहा था, हम सोचकर बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और लोगों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा था। तो भारत की सरकार ने समझाया लेकिन नहीं माना, फिर बाद में बोलने लगा हम साइन नहीं करेंगे, और इस प्रकार से भारत की सरकार ने इसके साथ लड़कर इसकी प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनका नाम था रजाकार, उसको हराकर हैदराबाद को फोर्सफुल तरीके से एक्सीड कर लिया इंडिया के अंदर, विदाउट लेटिंग मीर उस्मान अली खान टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, which was the first pact that princely states had to sign before joining India. The name was Instrument of Accession. ये साइन नहीं करवाया गया, बोला गया था, लेकिन हैदराबाद signed in November 1947 another agreement, Standstill Agreement, in which Hyderabad asked for some time from the Indian government that it needs some time, some months to think about the future of the Hyderabad state, whether it wanted to join Pakistan or to join India or to remain independent. ये थी हैदराबाद की कहानी। अब बात करते हैं मणिपुर की। इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम बाद मणिपुर का के महाराजा थे जिनका नाम था बोधचंद्र सिंह। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एमपीपीएससी में, बोधचंद्र सिंह कौन सी प्रिंसी स्टेट के रूलर थे। अब कोई फालतू पर्सन ये सोचेगा कि 500 पैसे प्रिंसी स्टेट हैं, कौन कौन इसको याद रखेगा, छोड़ो इस क्वेश्चन को, लेकिन ये वाली एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ रखी हो तो उसको नाम याद आ जाएगा। बोधचंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। जब इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक दिलासा दिया, एक भरोसा दिया कि मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी जैसा चाहे वो इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन कर सकता है बोधचंद्र सिंह, और उनकी रियासत ये मेंटेन रहेगी। अब भारत में पहले तो मर्ज होना ही नहीं चाहता था मणिपुर, मर्ज क्यों हुआ, मणिपुर की जो जनता थी उसका ओपिनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मणिपुर भारत में मर्ज हो। अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाराजा
के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर और था। मणिपुर की जनता ये कहती थी, सर जी संविधान बन रहा है और हमने पता करा है कि संविधान में सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग होगा और कोई भी कानून वगैरह जो बनाए जाएंगे या कल को कोई भी बिल आएगा उसको राष्ट्रपति एक्ट बनाएगा, ये सब कुछ दिल्ली में लोकेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसको बाद में जाके पार्लियामेंट बोला जाएगा, उनके 2 हाउसेज होंगे, लोकसभा राज्यसभा, ये वो वाला काम करेगा। और हम एक चीज़ के बारे में और पता कर आए हैं, अलग अलग राज्यों को भी अपनी विधानसभा बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तो आप अगर कुछ भी कल को करते हो ना, राजा महाराजा का कंसेप्ट खत्म हो गया क्योंकि हमने भारत को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल बोलेगा। ये राजा महाराजापन यहाँ पर मत दिखाओ। तो राजा ने बोला हम मान तो गए इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए, आप लोग नाराज क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने बोला आप कल को कोई भी ओपिनियन ले लो, हमारे अधिकार में है कि नहीं है, हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें? तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा आप कोई भी ओपिनियन लोगे, एक्ट लोगे, निर्णय लोगे, एक्शन लोगे, हमें पसंद नहीं आया तो हम बार बार अपना काम धंधा छोड़ के सड़कों पे दंगे मोर्चे करने फिरते रह गया। आप प्यार से तो बात सुनते नहीं हो क्योंकि तुम्हारा परिवार हो, तुम वो बहरे, दिन में पूड़ी हलवा खाते रहते हो तुम। तो नाम ही तुम्हारा इतना भारी, बोधचंद्र सिंह, कि ऐसे 2 हाथी बैठ गए जैसे किसी के पिछवाड़े पे। तो उन्होंने बोला आप चाहते क्या हो, गुस्सा मत करो, मेडिटेशन करो, फिर मुझे बताओ। तो लोगों ने बोला हम चाहते हैं मणिपुर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और वो इलेक्शंस हो उसके अंदर, और तब जाके जनता डिसाइड कर लेगी कि आपके परिवार को गद्दी पर बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। बोधचंद्र सिंह कहता है इलेक्शंस कैसे करवा लूं जब अभी प्रक्रिया ही नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना लूं, संविधान के अंदर अभी चीज़ें तो पता लगने दो, अगर तुम लोग ये पता लगा कर आए तो लगने दो। तो उन्होंने कहा सर ऐसा है ना, हम सारे हैं पूरे के पूरे मणिपुर की जनता, जोर की चीखेंगे ना तो सूसू निकल जाएगा आपका, प्यार से मान जाओ। और अब तो भारत की स्टेट के साथ मर्ज भी हो चुके हैं, हैदराबाद के साथ, वरना जो हुआ है ना, हम भी चीखम चिल्ली मचा देंगे, तुम भी हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो, शोषण कर रहे हो। तो उसने बोला ठीक है, मैं डर गया, मैं इलेक्शन करवाता हूँ। महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इलेक्शंस करवाए मणिपुर के अंदर जून 1948 में, और ये स्टेट बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है तो इलेक्शन का प्रोसीजर पता नहीं है, अभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट डिसाइडेड नहीं है, सीएम और गवर्नर क्या होता है ये भी नहीं पता अभी किसी को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन रहा है। अब यहां पर लेकिन जब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद एक सरकार आई, और सरकार आने के बावजूद भी किंगशिप मेंटेन रही। राजा या रानी का कंसेप्ट जब रहता है तो मणिपुर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा था। संविधान अभी बना भी नहीं है, पूरे देश के इलेक्शन नहीं हुए हैं, मणिपुर का स्ट्रक्चर वॉज वेरी सिमिलर टू यूके, यानी कि इंग्लैंड, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। एंड दिस इज अ वेरी वेरी डीप प्रीलिम्स फैक्ट जो कि 99% यूपीएससी के एस्पिरेंट को कभी नहीं पता होगा कि इलेक्शंस होने से पहले सेंट्रल लेवल पर क्या कोई ऐसा राज्य था जहां इलेक्शन हो गए थे? जी हाँ, मणिपुर। क्या ऐसा कभी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का कंसेप्ट रहा है? लोग बोलेंगे अरे नहीं, ऐसे कैसे, नाम ही हमारे देश का है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की तो टर्म ही यूज नहीं होता। रिपब्लिक बना हमारा देश 1950 में। तो उनको बोलो 1947 से 50 तक की घटनाक्रम पता है तुम्हें? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एक राज्य, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कीशिप एक राज्य एंजॉय कर चुका है। ब्रिटेन की तरह वहाँ पे किंग क्वीन का, एलिजाबेथ का कंसेप्ट रह चुका है आज़ादी से पहले ही, सॉरी ये संविधान बनने से पहले ही, जून 1948 में हुआ ये। चला कब? 26 जनवरी 1950 तक। मणिपुर बन गया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। एंड द डीप प्रीलिम्स फैक्ट इज मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने इलेक्शंस होल्ड करे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। वो अलग बात है कि पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया होने से पहले और संविधान प्रक्रिया खत्म होने से पहले मणिपुर ने ऐसा कदम रख डाला, लेकिन ये एक फैक्ट है और ये ही फैक्ट हमेशा आपके काम आएगा। यहाँ पर बिफोर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन या बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं होता। देश तो आज़ाद हो गया ना, तो कल को आपसे कोई पूछे फर्स्ट स्टेट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एंजॉय करी इन द ओनली स्टेट मणिपुर, फर्स्ट स्टेट जिसने इलेक्शन होल्ड करे मणिपुर, फर्स्ट स्टेट जिसने इलेक्शन होल्ड करे यूनिवर्सल रेफरल फ्रेंचाइज के बेसिस पर मणिपुर, फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर विधानसभा आई मणिपुर, फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई मणिपुर, फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर
जनता ने प्रेशराइज करा टू फॉर्म अ विधानसभा विदाउट नोइंग द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू फॉर्म विधानसभा एज कॉन्स्टिट्यूशन वाज गेट रेडी? अगेन द आंसर इज मणिपुर. मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो विधानसभा थी, यहां पर हमें बहुत ज़्यादा शार्प डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि मणिपुर जो भारत के साथ ज्वाइन होगा, इसका अब होना क्या है. वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, जहां पर जो स्टेट को अब कांग्रेस एक हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम जो था है ना, अश्वित आपको याद होगा कि कांग्रेस बहुत इलेक्शंस तक आती रही स्टेट में भी और नेशनल लेवल पे भी. स्टेट कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर मर्ज हो जाए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती थी कि भारत के अंदर मर्ज ना हो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराजा को बोला आप एक मर्जर एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. और उसने बोला यार देखो जनता तो चाहती है, हम तो कुछ नहीं मतलब बोल सकते. सितंबर 1949 के अंदर इन्होंने साइन कर लिया. और गलती ये करी महाराजा ने. अगर आपने साइन कर लिया, आपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना ली थी, आपको हो तुम गवार बिल्कुल, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का तुम ढोलक जैसे बैठे हुए हो, तुम्हें पता तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब क्या होता है. वहाँ पर पार्लियामेंट, यानी कि इस केस में अगर हम लोग बात करें, विधानसभा सारा निर्णय लेगी, आपको सिर्फ किसी भी बिल पर साइन करना है. तुम विधानसभा के बिहाफ पर जाकर कोई डिसीजन नहीं लोगे, उधर से जब डिसीजन हो जाएगा तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे. ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की या रिपब्लिक या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि प्रेसिडेंट या किंग और क्वीन, प्रेसिडेंट इन केस ऑफ रिपब्लिक और किंग और क्वीन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, वो जब पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाती है पार्लियामेंट से और विधानसभा से, तब जाकर वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं अपना सिग्नेचर देके किसी भी चीज़ को. महाराजा ने क्या करा, मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया, और जो नई अभी बनी थी विधानसभा ऑफ मणिपुर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, इसको कंसल्ट करा नहीं. इसकी वजह से लोग आग बबूला हो गए और मणिपुर के अंदर पूरा का पूरा राजा के खिलाफ गुस्सा हो गया. और हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ? मतलब लोगों को गुस्सा इस बात से नहीं था कि मणिपुर के साथ तुमने क्या करा क्या नहीं करा. लोगों का गुस्सा इस बात से था, हमने एक प्रोसेस बनवाया है, एक रास्ता बनवाया है, उस रास्ते पे ना चलकर तुम इधर से उधर क्यों कूद के भाग रहे हो? सीधे चलो तो हमें भी नजर आओगे. और हुआ क्या, अल्टीमेटली किंगशिप गॉट डिसॉल्व्ड इन मणिपुर एंड मणिपुर बिकेम अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि विधानसभा जो अभी यहाँ पर थी वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ना होकर, जब 26 जनवरी 1950 आ गया, टाइम पास ही है, देख लो सितंबर का महीना चल रहा है, 1950 26 जनवरी आने ही वाला है थोड़े टाइम में. तो उसके बाद अल्टीमेटली हुआ क्या, जब रिपब्लिक ही बन गया वो, तो राजा को अल्टीमेटली यहाँ से हटना पड़ा. अच्छा खासा बोध चंद्र सिंह, मोटी बुद्धि वाला और मोटा इंसान, ठीक है, इसने मणिपुर की जनता को नाखुश कर दिया. बस ये था छोटी सी कहानी. ये कार्टून देखो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये कार्टून. आर के लक्ष्मण ने बनाया था ये कार्टून, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था. यहाँ पर ये कार्टून किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है. ये कार्टून ये दिखाता है लोगों के बीच में और प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के बीच में क्या अप्रोच होती थी जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते थे. अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इस बुक के जो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें टेक्स्ट में कहीं पर नहीं दे रखा है, लेकिन हमेशा आपने जब से क्लास अटेंड करी है इस लेक्चर की, आपने एक चीज़ सुना है कि किसी स्टेट को ये बोला जा रहा है कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स या इंटरनल ऑटोनॉमी को मेंटेन रख सकते हैं. बार बार ये दो टर्म आ रही है ना, कि कोई जो प्यार से नहीं मान रहे तो अलग अलग लॉलीपॉप देकर उनको दो चीज़ बोली जा रही है, आप अपने इंटरनल अफेयर्स या इंटरनल ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रख सकते हो. इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, भारत की सरकार जब इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ज्वाइन करवाकर भारत में मर्ज करवा लेती थी इंडियन यूनियन में,
और ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसी भी एक राजा महाराजा के पास जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, मैंने तो उस ऊपर मजाक के लिए बोल दिया था भूचंद्र सिंह, लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर है जो किसी भी प्रिंसी स्टेट के ऊपर अप्लाई होगी। वल्लभ भाई पटेल जी इनको भी बोलते थे सिर्फ 3 एरियाज छोड़कर आप बाकी एरियाज में इंडिपेंडेंट रूप से अपने जो आपको करना है प्रिंसी स्टेट में वो आप कर सकते हो। आप एक्सटर्नल अफेयर्स आपके हम संभालेंगे, नंबर 1। दूसरा, डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हम संभालेंगे, नंबर 2। और तीसरा, आप किसी फॉरेन स्टेट से या दूसरे स्टेट से जिस प्रकार की लैंड डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट या कुछ भी आपको सेटअप करना है, वो कम्युनिकेशन चैनल का काम हम करेंगे आपके बिहाफ पर। यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रकार, ये जो बोलने जा रहा हूँ टर्म यूज मत करना, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये बोला कि ये चीज़ें यूनियन लिस्ट में रहेंगी ना कि स्टेट लिस्ट में। एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, इसके पास आए, कह रहे नहीं नहीं राजा महाराजा, मुझे देखकर आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे जो हाथ में बक्सा लिए हुए ये दे दो, मेरा काम हो जाएगा। क्या लिखा हुआ इस बक्से पर? ये एक पिटारा है जिसके अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन के मैटर है। प्रिंसी स्टेट्स को ये बोला जाता था ये ट्रांसफ़र तुम कर दो भारत की सरकार को, बाकी तुम इंटरनल ऑटोनॉमीज के अलावा जो तुम्हें करना वो तुम कर। समझ में आई ये वाली बात? ये लॉलीपॉप थी, ये लॉलीपॉप थी। नहीं, अब वो टर्म यूज़ मत करो, सब्सिडरी अलायंस, वो आज़ादी के बाद यूज़ नहीं होती थी वो टर्म। हाँ, मतलब काइंड ऑफ वही है, वही है। ये ज़रूर ऐड कर लेना कि कौन से ऐसे 3 मैटर थे जो कि भारत की सरकार बोलती थी कि इंटरनल ऑटोनॉमी पूरी दी जाएगी एक्सेप्ट द 3 मैटर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।